अब हम आगे क्रेक टू कैरी चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस्टेब्लिश फॉर कंपनीज। तो इसमें आगे अब हम देखेंगे, अभी तक हम पढ़ रहे थे टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में, और इनके बीच कुछ वॉर्स हुए और जिसमें लास्ट में टीपू सुल्तान की वॉर करते हुए डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम एंड द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, वन इज ब्रिटिश पेपर एंड अदर इज फ्रॉम मैसूर, राइट द हेडलाइन फॉर ईच ऑफ 2 न्यूज़पेपर्स। और ये हेडलाइन बनता है। इसके बाद हम मतलब यहाँ पर हैदर अली और मतलब साउथ की मैसूर और एरियाज़ में हैदर अली और टीपू सुल्तान का नामो निशान कंपनी ख़त्म कर देती है और ख़ुद फुल पावर में आ जाती है। इसके बाद अब कंपनी का पूरा ध्येय महाराष्ट्र की ओर जाता है और 18th सेंचुरीज़ में जो मराठा चाह रहे थे कि वो पूरे कंट्री पे अपना पावर बनाए, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 में मराठों का ये ड्रीम भी ख़त्म हो जाता है। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो साउथ टू curb and eventually destroy मराठा पावर, और वो पूरे मराठा पावर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके बाद द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज shattered. They were divided into many states under different chief sardars belonging to dynasties such as सिंधियाज, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। मतलब यहाँ पर जो विभिन्न स्टेट की जो रूलिंग जो थे अंडर डिफरेंट चीफ थे, जो वो अलग अलग इससे थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले आदि विभिन्न हेल्ड टुगेदर कॉन्फेडरेंसी अंडर ए पेशवा थे, जो प्रिंसिपल मिनिस्टर्स होते थे और वो होते थे, मेंबर्स होते थे। लेकिन और इसके अलावा ये मतलब मिनिस्ट्री में इनके सैनिक और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे ये पूना में। और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18th सेंचुरी आते आते लेट 18th सेंचुरीज में ये 2 मराठा जो थे ये पॉलिटिशियंस थे टू फेमस। इसके बाद द मराठा वेयर सराउंडेड इन सीरीज ऑफ वार्स इन द फर्स्ट वॉर ऑफ द 1782 में सालाबाई क्रिएटिव ऑफ सालाबाई होता है इसके, और इसमें मराठास फर्स्ट वर्ल्ड इसमें मराठास जीत नहीं पाते हैं। सेकंड अंग्रेज मराठास होता है 1803 to 5 के बीच चलता है। वॉज फाउट ऑन डिफरेंट फ्रंट रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। ये उड़ीसा और यमुना थे, और आगरा व दिल्ली के कई एरियाज पे कंपनी क्या होती है अपना पावर बना लेती है। लेकिन थर्ड कंपनीज और मराठा वॉर 1817 to 19 crushed Maratha power is destroyed and the Peshwa was removed and sent away to Bikkur near Kanpur with a pensions. The company now had complete control and territory south of the Vindhyas। मतलब यहाँ पर सारे मराठास को ये अपने अंडर में ले लेती है और सारे पावर कंप्लीट कंट्रोल कंपनी के हाथ में आ जाता है। और जो मराठाओं का जो सपना था कि वो दिल्ली पे अपनी शासन सरकार बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, हम पावर में आएंगे, ये सपना, ये ड्रीम उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ से कंपनीज जो है फुल पावर में आती है। द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, और यहाँ से अर्ली 19th सेंचुरी इस कंपनी फर्स्ट एंड एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। और यहाँ से
जो है एग्रेसिव हो जाती है और आक्रामक हो जाती है। मतलब अब उसका फार्मूला ये होता है कि वो अब जो डिसीजन लेगी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने लगती है। और अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ जनरल 1813 to 23, लॉर्ड हेस्टिंग्स एक नया कंट्रोल आता है और पावर न्यू पॉलिसीज आती हैं। पैरामाउंटेंसी वॉज इंटेंटेड, और इस समय एक नया आता है सहमत कि यहाँ पर पावर न्यू पॉलिसी क्या होती है कि नाउ द कंपनी क्लेम दैट अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट ऑफ सुप्रीम। मतलब ये जो भी हैं ये मेन है, पैरामाउंट है मतलब माउंट माने ऊपर, पहाड़ पर्वत, माउंटेन मतलब पहाड़, मतलब ऐसे ही पैरामाउंट ऑफ और सुप्रीम, सुप्रीम माने सबसे अच्छा, सुपर। तो ये चीज़ थी और ये इंडियंस स्टेट के ऊपर थे। और इसमें इसमें ये था कि इंडियंस पावर को कंट्रोल करना था। हेंस पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स, और वो अपने पावर को वहाँ पर ज़्यादा दिखा रहे थे इंडियन स्टेट्स में। और ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट it was justified in annexing and threatening to annex any Indian kingdom। और ये सब जगह अपनी पावर को या तो कंट्रोल में करना चाहते थे या कंट्रोल में करने के लिए उनको धमकाते थे, या तो सीधे से कहते थे दे दो प्यार से, हम आपको पेंशन देंगे या आप हमारे हिसाब से काम करो, और इस हिसाब से वो चलते थे। और यहाँ पर कंपनी जो भी काम करती थी प्रोसेसेस however did not go unchallenged। For example, when the British tried to annex that the small states of Kittur in कर्नाटका टुडे, और कित्तूर एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर रानी चेन्नम्मा ने क्या किया, इनके खिलाफ, रानी चेन्नम्मा थी, इन्होंने इनके खिलाफ कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई चेन्नम्मा ने, और इन्होंने आर्म टू लीड एंड एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट। सी वॉज अरेस्ट इन 1824, और चेन्नम्मा को 1824 में अरेस्ट कर लिया गया। 1929 में इनकी जेल में ही इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई 1829 में पेरिसन। Carried on residents who with popular support that destroyed many British camps and records. He was catched hanged by the British in 1830। You will read more about several cases of skink later in the book। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सारे जो सिविल्स थे यहाँ पर ब्रिटिश के जो रिकॉर्ड थे इसको इन्होंने जला दिया, कई रिकॉर्ड्स को जलाए, और काफ़ी अंग्रेज़ों ने लास्ट में इन्हें क्या किया, पकड़कर जेल में डाल दिया। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रशियन प्रभाव से वरीड अबाउट रसिया इससे काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार तो अभी नहीं तो हो रहा था। कंपनी को ये डर था कहीं रसिया भी अपने कॉलोनाइज एशियाज में ना स्टार्ट करें, और इस डर के चलते उन्होंने इंडिया पर अपना फुल कंट्रोल चाहा। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के बीच इस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक काफ़ी बड़ा लंबा संघर्ष किया ताकि यहाँ पे इनका कंट्रोल हो सके। पंजाब में भी यही हुआ, और लेकिन वहाँ पर जो किंग थे महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने कंपनी को अपने यहाँ कंट्रोल नहीं करने दी। और 1839 में जब राजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई तो 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई, लास्ट में कंपनी को फैसिलिटी मतलब उनका कब्जा हो गया, एनेक्स्ड हो गए, मतलब उनके पास सारी चीज़ें आ गई। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब इसका मीनिंग यह होता है कि जैसे ये मेरा घर है, घर के बगल वाली ज़मीन मुझे पसंद आ गई, मेरे घर के बगल में अगर कोई ज़मीन है वो मुझे अच्छी लगी तो वो मैं अपने घर की ज़मीन के बाउंड्री वाल अपनी तोड़वा कर उस बाउंड्री वाल को पूरी कंप्लीटली अपने अंदर ले लूँगी। ये लैप्स था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये विलय नीति थी, मतलब अपने में मिला लेना, लैप्स ही। आखिर 1848 से 1856 के बीच
गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने कोशिश क्या की, डलहौजी थे, और इन्होंने एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी ये थी कि द doctrine declare that if any Indian ruler death without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying the doctrine. ये ऐसे कंट्रीज थे जिनके अगर कोई किंग नहीं होता था, मेल किंग होना जरूरी था। अगर उस कंट्री उस स्टेट में उस एरियाज में और मेल किंगडम नहीं होता था तो उसको लैप्स कर लिया जाता था। ऐसे एरियाज में सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी ऐसे थे। और झांसी की कहानी तो हमने सुनी ही है, वहाँ पे भी यही सिचुएशन थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने, आपने सुना भी होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी। उनका भी यही था कि उनके बच्चे नहीं थे तो उन्होंने गोद ले लिया दामोदर राव को और जो उनके राजा थे वो डेथ हो गई। उनके हस्बैंड के डेथ होने के बाद कंपनी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनके कोई मतलब डिक्लेयर द एनी रूल विदाउट मेल किंगडम। अगर वहाँ पर कोई मेल किंगडम नहीं है तो वो हमारे यहाँ लैप्स हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टार्ट हो गया। 1856 में कंपनी ने अवध को अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद ब्रिटिश ने एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया, एक नया आर्ग्यूमेंट दिया। दे सेड दे वेयर obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab, enraged by the humilities way in which the Nawab was disposed. The people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. और ऐसा हुआ कि मतलब वहाँ पे तो किया ही, उसके बाद नवाब को भी गद्दी से हटा दिया। और इसके बाद सारे लोग गुस्सा हो गए और जिन जिन लोगों के साथ झांसी, संबलपुर, नागपुर, कानपुर ऐसे जितने एरियाज थे सारे लोग एक साथ हो गए। और 1815 के रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन 1850, ग्रेट रिवॉल्ट द ब्रोक आउट ऑफ 1815 में इन्होंने सहयोग दिया और काफ़ी संघर्ष किए और काफ़ी रूल रेगुलेशन आए। आगे देखो ये मैप भी दिखा रहा है अलग अलग का। हमारे इंडिया का मैप देखो उस समय कैसा था और आज हमारा मैप देखोगे चेंज हो गया है। उस समय पाकिस्तान भी हमारे यहाँ मिला हुआ था। ये देखो लाहौर वाला एरिया दिखाया जा रहा है और अब अलग हो गया है। ठीक है, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हमारे यहाँ एक नया एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। इसके बाद गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनकर आए जो 1773 से 1785 के बीच हमारे यहाँ थे। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर्स हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। कंपनी पावर के पावर को बढ़ाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल था। और न बंगाल, केवल बंगाल में बल्कि बम्बई, मद्रास, महाराष्ट्र, यूपी ऐसे बहुत सारे एरियाज में उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडली डिवाइड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। देयर वेयर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया अपनी प्रेसिडेंसी को, जो बंगाल, मद्रास और बम्बई के रूप में हो गया। और इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए और इसमें ख़ास तौर से काफ़ी, और इसमें उन्होंने नोटेबली स्पेयर ऑफ जस्टिस, मतलब इन्होंने न्याय के क्षेत्र में जस्टिस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं जो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी इनके काम को सराहा भी जाता है। 1772 में एक न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश हुई और द डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट हुए, एक क्रिमिनल कोर्ट एंड एक सिविल कोर्ट। 2 पार्ट में कोर्ट डिवाइड हो गए, सिविल कोर्ट एंड
क्रिमिनल कोड, और इसमें कई मामले होते थे। और इसके बाद मौलवीज भी बनाए गए, हिंदू पंडित भी बनाए गए जिनको इनमें शामिल किया गया, काजी और मुफ्ती, ये सब कलेक्टर के अंदर काम करने लगे। और मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में वॉरेन हेस्टिंग्स का बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है। इसके बाद 1775 में मतलब क्या होता था कि हमारे यहाँ अगर कोई डिसीज़न होते थे, ये देखो हमारा वॉरेन हेस्टिंग पेंट बाय द पोर्ट्रेट बनी हुई है वॉरेन हेस्टिंग के समय की, जब इम्प्लीमेंट होते थे का कुछ रिकॉर्ड्स होते थे। ए मेजर प्रॉब्लम वाज द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र। और यहाँ पर एक चीज़ और आ गई कि जो धर्म पंडित थे, ब्राह्मण पंडित थे, जो हर जगह स्कूल्स थे, वहाँ पर अलग अलग पंडित अपने अलग अलग व्याख्यान देते थे। इसमें एक सिमिलरिटी, यूनिफॉर्मिलिटी लाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा रोल बढ़ाया और 11 पंडितों का इसमें शामिल किया। और बोला गया कि ये डिसाइड करें कि हर स्कूल में किस तरह से पढ़ाना है, और उसको उन्होंने एक बुक के रूप में तैयार किया। और एक यूरोपियन जस्टिस को भी मुस्लिमों को ऐसा एक कानून बनाने के लिए कहा गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया। और वाइले कोर्ट, इसके अलावा कलकत्ता में एक अपील कोर्ट बनाया गया, और एक सरदार निजामत अदालत की भी घोषणा की गई। निजामत अदालत भी सेटअप किए गए कलकत्ता में। और इसके बाद इंडियन फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज कलेक्टर बनाए गए, और हर स्टेट के लिए कलेक्टर डिसाइड किया गया। उसके बाद और भी एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करने, मेंटेन करने, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेंटेन करने के लिए जज बनाए गए, पुलिस ऑफिसर्स बनाए गए, दरोगाज बनाए गए, कलेक्ट्रेट बनाए गए, ताकि सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को हम सही तरीके से काम कर सकें। इसके बाद एक कंपनी की द कंपनी आर्मी थी, एक कंपनी की आर्मी बनाई गई। इस कंपनी के आर्मी में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ न्यू आइडियाज फॉर रिफॉर्म बिग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की कोशिश की गई। मतलब कॉलोनियल रूल इन इंडियन ब्रॉट इन सम न्यू आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में और कुछ मिलिट्रीज में कुछ नए पावर्स रिसेट किए गए। द मुगली आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, सावर्स, ये सब बनाए गए। मतलब सवार थे एक, जो कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित होते थे। मतलब जो घोड़े पर लोग बैठते थे उनको लेकर वो चलते थे। एक पैदल सेना बनाई गई, फुट पैदल सेना बनाई गई, जो कि पैदल चलती थी, फुट से चलती थी। और इसके बाद इनको काफ़ी ट्रेनिंग दी गई ताकि इनका सेना में अपना एक पावर बना रहा। और द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील। और मुगल साम्राज्य में जो चली आ रही थी पैदल सेना की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती थी, लेकिन वो अब ज़रूरत होने लगी। और इसमें जो रूरल एरियाज के थे उनको लार्ज नंबर ऑफ आर्मी में शामिल किया गया, और जमींदार इनको ज़बरदस्ती ला के शामिल कराने लगे। और इसके बाद 18th सेंचुरीज में अवध और बनारस जैसी रियासतें जो थीं, स्टेट जो थे, वहाँ पर किसानों को और सैनिकों की इनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। रिक्रूटिंग पीसेंट्स थे, इनको ट्रेनिंग दी गई आर्मीज की, और ये प्रोफेशनल सोल्जर्स बन गए ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्ट करने लगी इनको, और इनको मेथड बताने लगी कैसे आपको सोल्जर्स बन के वर्क करना है। एक बिगेन रिक्रूटमेंट फ्रॉम ऑन आर्मीज, और इनको मतलब रिक्रूटमेंट बनाने जाने लगा, और इंडियंस को आर्मीज में भर्ती किया जाने लगा। 1820 में आते आते
1820 आते आते यहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर जो वार करने की टेक्निक है उस स्टाइल में उनको चेंज किया जाएगा, उनमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। और इसमें जो घुड़सवार थे उनको कम कर दिया गया। और इसके क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ाई लड़ रहा था, और इसको अपने जो सैनिक थे उसको मतलब उनको मैच बॉक्स या मस्केट मतलब बंदूक से चलनी, पिस्टल से लड़ाई लड़नी सिखाई जाने लगी। और इसके कारण बदलती आवश्यकताओं को मतलब जो समय के हिसाब से इनको चेंज किया जाने लगा। और 19th सेंचुरी स्टार्ट होते होते हमारे कंपनीज ने, हमारी आर्मीज में कल्चरल रूप ज़्यादा फीलिंग्स आने लगी लोगों में है, क्योंकि इनको जो सिखाया जाने लगा ये था कि कई बार इतनी इनको आर्मीज को काफ़ी देर खड़े रखते थे, तो कई बार ज़्यादा देर खड़ा रहने से क्या होता था, इनको चक्कर आ जाते थे। और ये कई बार क्या होता, कास्ट फीलिंग भी थी यहाँ पर, तो उस कास्ट फीलिंग में भी लोग का दूसरे लोअर कास्ट को नज़रअंदाज करते थे, ये एक प्रॉब्लम थी। और तो लोगों की जो रिलीजियस फीलिंग थी उसको भी, कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग को भी यहाँ पर सोचा जाने लगा। और वे खुद को अब समुदाय मतलब ग्रुप का, उस सोल्जर्स का ग्रुप मेंबर मानने की बजाय वो अपने आप को एक कम्युनिटी का मेंबर मानते थे। तो इस तरह से प्रॉब्लम होने लगी। और मिलिट्री की क्या, सिपाही की क्या, सिपाहीज फील और सिपाही कैसा फील महसूस कर रहे थे, ये उनके लिए प्रॉब्लम हो रही थी। और इसका असर 1856-7 के वार के रूप में, हम रिवॉल्ट के रूप में हम देख सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है कि उस समय जब सिपाही जो थे उनको एक कारतूस मुंह से खींचना पड़ता था, जो कि हिंदूज थे वो कहा जाता था कि वो गाय की चर्बी से बना हुआ है, जिसको हमारे हिंदू में गाय की चर्बी को, गाय को पूजनीय मानते हैं, तो उसकी चर्बी को मुंह से कैसे खींचेंगे। तो वो उसका भी एक आर्मीज में बहुत बड़ा विरोध हुआ। और रिवॉल्ट ऑफ 1856 में यहाँ पर उस विरोध को देखने का मिला। कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं कि जो थी ये ट्रांसफॉर्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनको ट्रेडिंग कंपनी जो थी टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर के रूप में आ गई। मतलब ये आई थी बिजनेस करने, लेकिन बन गई टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर के रूप में बन गई। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द लर्निंग, अर्ली 19th सेंचुरी आते आते ये लोग एक नए स्टीम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिए। और 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी, और ये लोग कहीं भी जाने के लिए 6 से 8 महीने तक ये लोग का समय लगता था सी रूट से जाने में। और इन्होंने भाप से चलने वाले शिप्स को ईजाद किया, जिसमें कि 3 हफ्तों में ये समय को कम कर दिया गया। मतलब जो समय 6 से 8 महीने लगते थे वो समय 3 से 4 वीक में चेंज हो गया। तो समय में बचने लगे, और बहुत सारे बाहरी लोग हमारे कंट्री में फैमिली के साथ आने लगे, घूमने के पर्पज से आने लगे। और इसके बाद 1857 तक इंडियन जो थे वहाँ पर टेरिटरीज या पॉपुलेशन जो थे 78% जो था एरिया, जो 63% जो एरिया था पर टेरिटरी का था, 78% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे। कंबाइंड विद द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और इसके बाद इस तरह से यहाँ पे कंट्रोल स्टार्ट हो गया। और आप देखे होंगे कि यहाँ पर एक दिखा भी रहा है, देखो ट्रेड एक था स्लैव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका में द डच ट्रेडिंग थी, डच व्यापारी जो बिजनेस ट्रेड रहते थे वो शिप में साउथ अफ्रीका पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने स्लैब बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रेड बिगिन किया। पीपल वेयर कैप्चर्ड, चेन
and sold in slave market. When the slavery ended the 1834, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape, located at the southernmost tip of Africa. मतलब यहाँ पर इतने सारे गुलाम, मतलब मैं अपने अंदर किसी सर्वेंट को रखती हूँ, वो मेरा गुलाम हो गया है और उसको मैंने खरीद लिया। जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी खरीद कर अपने घर लाते हैं तो वो मेरा अपना हो जाता है, वैसे ही हमने इंसान को खरीदना स्टार्ट किया और अपने क्लैप्स बना लिया, उनको गुलाम बना, स्लैब्स बना लिया और उनको हम गुलाम बना लिए। और वो 1824 में केप in left a moving account of what he saw at a slab occasion। मतलब उन्होंने एक यात्री ने वहाँ होने वाले, मतलब जो इंसान को खरीदा और बेचा जाता था उसको अपने आंखों देखा वर्णन किया है किसी घटना का, है। और ऐसा लगता था जैसे कि जानवर को खरीदा जा रहा है या किसी सामान की बेचने वाली नीलामी होने वाली है। और इस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया और इसके बारे में आगे देखेंगे बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।